नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। गुरुवार को सीबीआई ने कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस में अपनी अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। ये रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में क्या है ये फिलहाल किसी को पता नहीं, क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन सीबीआई सूत्रों ने जूनियर डॉक्टर के केस को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं बल्कि रेप हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र इस वक्त कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो सील बंद लिफाफे में सीबीआई ने उन्हें कुछ देर पहले ही सौंपी है। कई पन्नों की ये स्टेटस रिपोर्ट तीनों जस्टिस काफी देर तक पढ़ते रहे। चूंकि ये स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है, इसीलिए इसे तीनों ने खामोशी से पढ़ा। यही वो रिपोर्ट थी जिसमें कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप या गैंगरेप का शुरुआती सच लिखा था। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने अब तक अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट लिखी है। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने से पहले सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा कोर्ट से अपील की कि इस स्टेटस रिपोर्ट को वापस लिफाफे में सील कर कोर्ट अपनी कस्टडी में रखे। Status report may be sealed again, my lord, and retained in your lordship. Status report to be Same sealed. for us, of CBI state. कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दर्जनों वकील मौजूद थे, लेकिन उन तक को सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट को देखने पढ़ने का मौका नहीं मिला। वजह यह थी कि जांच अभी जारी है और इस स्टेटस रिपोर्ट के खुलासे से शायद जांच पर असर पड़ सकता है। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पूरे देश ने देखा, इस उम्मीद से कि पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने इस केस में क्या क्या जांच की, इस केस की सच्चाई क्या है और कोलकाता पुलिस की जांच सीबीआई की जांच से कितनी मिलती जुलती या हटकर है। लेकिन चूंकि स्टेटस रिपोर्ट बेहद गोपनीय थी, इसीलिए इन सवालों के जवाब सामने नहीं आ पाए। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन आज तक तो सीबीआई के सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है वो बेहद चौंकाने वाली है। तो स्टेटस रिपोर्ट से हटकर आइए आपको बताता हूं कि आखिर पिछले 10 दिनों की जांच के बाद सीबीआई इस केस को लेकर किस नतीजे पर पहुंची है। तो सीबीआई सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आरजे कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था, बल्कि ये एक रेप था। और ये रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला संजय रॉय था। वही संजय रॉय जिसे 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और वही संजय रॉय जो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है। सूत्रों के मुताबिक पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई दोनों की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मौका वारदात यानी उसी सेमिनार हॉल को लेकर एक ही जैसी थी। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही संदिग्ध नजर आया था और वो संजय रॉय ही था। इसके अलावा रात 3 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ जाता कोई संदिग्ध नहीं मिला। जो कुछ लोग कैमरे में वहां से गुजरते दिखाई दिए, उनमें से ज्यादातर लोग अगले 3 से 5 मिनट में अपने अपने वार्ड या अपने अपने काम में जुटे नजर आए, जिसका सबूत उन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने दिया। यानी एक अकेला संजय रॉय ही था जो 40 मिनट से ज्यादा सेमिनार हॉल में रुका। सेमिनार हॉल से बरामद ब्लूटूथ नेकबैंड और उसका कनेक्शन संजय रॉय के मोबाइल से होना भी इस केस में एक अहम सबूत बना। अभी तक की जांच में लगभग यह तय हो चुका है कि यह मामला गैंगरेप का नहीं बल्कि रेप और मर्डर का है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने इस मामले में 3 अहम कड़ी पर ध्यान दिया हुआ है।
सबसे पहला इस मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि इस मामले में उन्होंने कोलकाता पुलिस ने जो अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट सीबीआई के सामने सौंपी थी और सीबीआई ने खुद के जो अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने जब सबूतों को रखा था तो एक बात साफ हो चुकी थी कि इस मामले में एक आरोपी है और वो है संजय रॉय। दूसरा, इस मामले की सीसीटीवी फुटेज। घटना के आसपास सीबीआई ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सिर्फ एक व्यक्ति आते और जाते हुए दिखाई देता है और वो है संजय रॉय। तीसरा, इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो साफ इशारा करती है कि इस मामले में जो आरोपी है वो संजय रॉय है। हालांकि सीबीआई का यह भी कहना है कि इस मामले में एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भी सारे सबूतों को भेजा जाएगा ताकि यह पुख्ता तौर पर पुष्टि की जाए कि यह मामला रेप का है या फिर गैंग रेप का। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो सीबीआई हिरासत में गया तब भी उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला बल्कि घटना वाली रात और सुबह की पूरी कहानी बयान कर दी थी। लेकिन आरोपी के इकबालिया बयान के बावजूद पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई ठोस सबूतों की तलाश में थी और ये तलाश खत्म हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट का इसलिए इंतजार था क्योंकि इसी से यह पता चलना था कि केस रेप का है या गैंग रेप का, और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इसका जवाब दे दिया है। सीबीआई को मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित और आरोपी यानी संजय राय के डीएनए प्रोफाइल मैच कर गए। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में पीड़ित के प्राइवेट अंगों से संजय रॉय के अलावा किसी और का डीएनए प्रोफाइल नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप नहीं। यानी रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय रॉय ही शामिल था और इसी रेप के दौरान संजय रॉय ने जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया। यानी सीबीआई की रिपोर्ट हूबहू वही है जो कोलकाता पुलिस की शुरुआती 4 दिनों की तफ्तीश में सामने आई थी। किसी भी रेप और मर्डर के मामले में जांच का सबसे बड़ा आधार होता है फोरेंसिक रिपोर्ट्स। फोरेंसिक के जरिए जो सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और इस मामले में अभी तक जो सबसे बड़ा सबूत मिला है वो है डीएनए। सीबीआई सूत्रों की माने तो इस मामले में जो भी सबूत इकट्ठा किए गए थे उसका डीएनए मिलान किया गया है और उसी आधार पर सीबीआई यह पुख्ता कर चुकी है कि इस रेप और मर्डर मामले में अगर कोई आरोपी है तो वो है संजय रॉय, क्योंकि उसका डीएनए क्राइम सीन पर मिले हुए डीएनए से 100% मैच कर रहा है। अब सवाल यह है कि सीबीआई ने अब तक की अपनी इस जांच का खुलासा क्यों नहीं किया। तो सूत्रों के मुताबिक इस केस में कई ऐसे पहलू अब भी बाकी हैं जिनकी जांच जारी है। दरअसल सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद मौका वारदात से क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी, क्या जानबूझकर एफआईआर देरी से दर्ज की गई, क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची, और क्या ये सब खुद की और अस्पताल की साख बचाने के लिए किया गया। यही वजह है कि पिछले 5 दिनों से सीबीआई लगातार आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। वारदात के बाद की तमाम लापरवाहियों की कड़ियों को जोड़ने के लिए ये पूछताछ हो रही है। और सीबीआई सूत्रों की माने तो अगर ये सबूत मिल गए कि 9 अगस्त की सुबह से लेकर रात तक अस्पताल परिसर के अंदर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो फिर इसी इल्जाम में प्रिंसिपल घोष को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। वारदात वाले दिन यानी 9 अगस्त को अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई देरी और लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तमाम सवाल उठाए थे। कोर्ट बार बार ये पूछ रहा था कि घटना वाले दिन कब डीडी की एंट्री हुई, कब केस डायरी दर्ज हुई, कब एफआईआर लिखी गई, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, लाश घर वालों को कब सौंपी गई, अंतिम संस्कार कब हुआ और पंचनामा कितने बजे किया गया। The movement of the police officers was who, when, what time the body was first noticed, what time the body is brought, what time the inquest takes place, Correct. post-mortem, and then finally the FIR at 11:30 in the night. No, even सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डीडी एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई, जबकि एफआईआर रात 11:15 बजे लिखी गई। ये बात परेशान करने वाली है।
इसके साथ ही जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि जब आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए तो क्या ये मामला अननेचुरल डेथ का था या नहीं? अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो फिर पोस्टमार्टम की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि एफआईआर से पहले आपने पुलिस की डायरी में ये कब मेंशन किया कि ये अननेचुरल डेथ थी? जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अननेचुरल डेथ रात 11:30 बजे और एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। क्या ये तथ्य सही है? इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पोस्टमार्टम शाम 6 से 7 बजे के बीच हुआ और अननेचुरल डेथ दोपहर 1:45 पर दर्ज की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों रिपोर्टों को कैसे मिला सकते हैं? अननेचुरल डेथ के रजिस्ट्रेशन से पहले ही पोस्टमार्टम होता है। यह आश्चर्यजनक है। According to your record, the UD was registered at what times? 1:45 p.m. 1:45? p.m. No, that's not true. They're 1:45 p.m. How do we reconcile the two records? I'll show that to you, Lord. Because we today have a report But that I'm saying, Mother. which indicates that this is the time. So therefore, it's very surprising. Postmortem precedes registration of UD. No, Mother, this is what I'm told, Mother, and I can only Is respond. someone responsible there to assist? Yes, certainly, Mother. If any officer is present, you may Yes. speak to him and tell us. Because if this is the fact, then it is something very dangerous. I agree. पश्चिम बंगाल सरकार और खासकर पुलिस के रवैये से कोर्ट बेहद नाराज नजर आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने दस्तावेज में देखें, पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 की है। अस्पताल से पुलिस को सुबह 10:10 पर सूचना दी गई कि एक महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी है। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि उसके साथ रेप हुआ और पुलिस की जीडी एंट्री से ये पता चलता है कि मौका वारदात की घेरेबंदी पोस्टमार्टम के बाद की गई। जस्टिस पारदीवाला ने तो गुस्से में कहा कि इस केस में राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया वैसा उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उनका आचरण संदिग्ध है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो एक महिला है। This is something which even the criminal procedure code doesn't prescribe. Yes, exactly. The entire procedure Yeah. which has been Your followed by your police, Yes. police of the state, it is something which at least I have not come across in 30 years of my. I know. Who is this assistant superintendent non-medical? Who is this person? Is this assistant superintendent a male or a female? I believe it's a female, but I just make sure. Female. Her conduct is also very, very doubtful. Why did she act in this manner? I can't possibly. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की ओर से केस की टाइमलाइन सौंपी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि दोनों की टाइमलाइन में सीक्वेंस की टाइमिंग अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के अलावा सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर भी मौजूद थी। दिल्ली से मुनीश पांडे और संजय शर्मा के साथ राजेश साहा, कोलकाता आज तक। लगातार 5 दिनों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला किया। इसके लिए सियालदा की एक कोर्ट ने जरूरी इजाजत भी दे दी है। संदीप घोष के साथ साथ उन 4 जूनियर डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा जो वारदात वाली रात जूनियर डॉक्टर के साथ थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को अब पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करना होगा। इसके साथ ही वारदात की शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले यानी उसके साथ डिनर करने वाले उसके 4 डॉक्टर दोस्तों को भी पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सीबीआई सवाल पूछेगी। गुरुवार को इन 5 के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोलकाता के सियालदा कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सीबीआई की शुरुआती छानबीन में यह तो साफ हो गया कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को आरजी कौर अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर में सिर्फ एक ही शख्स शामिल था, संजय रॉय।
लेकिन क्या इस वारदात के सामने आने के बाद आरजी कौर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने जानबूझकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की? क्या जानबूझकर ही उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को खराब करवा दिया? और क्या उन्होंने ही इस मामले में ढिलाई बरतने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया? अगर हां, तो क्यों? कुछ ऐसे ही सवालों की तह तक जाने के लिए सीबीआई आज डॉक्टर संदीप घोष को लेकर कोलकाता के सियालदह कोर्ट में पहुंची थी, जहां उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सीबीआई ने इस सिलसिले में पहले ही डॉक्टर घोष के अलावा 4 डॉक्टरों से पूछताछ की है, लेकिन इस पूछताछ में कुछ ऐसे विरोधाभास सामने आए हैं जिसके बाद सीबीआई को लगता है कि शायद इस केस से जुड़े लोग सारी बातें खुलकर बताने से गुरेज कर रहे हैं। यही वजह है कि सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उनके सीने में दफन राज उगलवाना चाहती है। झूठ बोलने वाली मशीन, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाइट डिटेक्शन, किस तरीके से ये होता है और कैसे इसको किया जाता है और क्या इसका फायदा मिलता है एजेंसीज को जब ये होता है। हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे होता है। आप ये देखिए, हमारे ही साथी हैं ये, जिन्हें यहाँ पर लिटाया गया है। तमाम मशीनें इनसे जोड़ दी गई हैं। ये आप देखिए, सब मशीनों से इन्हें जोड़ दिया गया है। इनसे अब सवाल पूछी जाएंगे। जो तमाम एक्सपर्ट की टीम है, जिसमें मनोचिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट, सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। और अगर कोई केस का अगर होता है तो केस का आईओ भी दूर से इसको देख सकता है। जो तमाम सवाल होते हैं वो पूछने की जिम्मेदारी मनोचिकित्सक की होती है और इन मशीनों पे नजर रखा जाता है। अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो किस तरीके का रिस्पॉन्स है, मरीज रुक के जवाब दे रहा है या हार्ट बीट बढ़ी, कम हुई, पसीना तो नहीं निकला शरीर से, तो ये इन सारी चीजों पे नजर रखी जाती है और उसके हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करके एजेंसीज को दी जाती है और एजेंसीज उसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल करती हैं ताकि एविडेंसेस वो जुटा सके। ये पूरी डॉक्टर्स की टीम है। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी, हमारे साथ मनोचिकित्सक भी मौजूद हैं और साथ ही साथ मैम आपका रोल क्या होगा? हाँ, मैं एक एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट हूँ एंड आई डील विद द ड्रग्स विच हैव एक्शन ऑन द ब्रेन फंक्शन एंड द मॉनिटरिंग. So I have an understanding about what drugs can manipulate the patient's psyche and his response to the questions which are being asked. तो अब फौरन शुरू करते हैं। डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि सर अब आप शुरू करिए और देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम, ये पूरी मशीनरी काम करती है। बहुत जल्दी सवाल पूछिएगा। जिम जाते हैं, जैसे आप ही पूछेंगे, जिम जाते हैं पूछिए सर, आवाज आ जाए। इनका उपेंद्र जी नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव हूँ। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है? तो इसमें कुछ सवाल तो मॉक सवाल होते हैं जिसमें हम जस्ट पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है? इसमें कोशिश आपको यही करनी है कि आप सच बोलें, ठीक है? और जो हमारे पास ये जो पैराफर्निलिया जो हमने लगाया, जिसमें हार्ट रेट मेजर करते हैं हम, रेस्पिरेटरी रेट यानी जो सांस की गति है उसको मेजर करते हैं हम, और फिर कुछ स्किन रिस्पॉन्स होता है जिसको सिंपैथेटिक स्किन रिस्पॉन्स होता है। उससे जैसे आम भाषा में जिसे कहते हैं कि यदि आप घबराए हुए हैं तो आपका पसीना निकलता है ना? फिर कुछ बॉडी मूवमेंट्स होती हैं जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति एंग्शियस है। तो हम कुछ इन 4-5 चीज़ों का मिश्रण से हम कुछ डिड्यूस करते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर संदीप घोष गुरुवार को भी सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हाजिर हुए। ये उनसे पूछताछ का लगातार 7वां दिन है। इससे पहले बुधवार को सीबीआई ने डॉक्टर घोष की गाड़ी की तलाशी ली और उसकी जांच की। उनके ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। डॉक्टर घोष स्वास्थ्य मंत्रालय की एक गाड़ी यूज करते हैं। सीबीआई ये देखने समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं सबूत मिटाने के लिए डॉक्टर घोष ने अपनी गाड़ी का कोई बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया, कोई सामान लाने ले जाने या छुपाने में उसकी कोई भूमिका तो नहीं थी। सीबीआई इस मामले के इकलौते गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी पहले ही इजाजत ले चुकी है, यानी जल्द ही सीबीआई संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। जाहिर है इस मामले में कहीं न कहीं कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश जरूर हो रही है, तभी सीबीआई इस तकनीक की मदद ले रही है। असल में जिस तरह कत्ल के बाद सबूत मिटाने की कोशिश हुई, उसे देखते हुए ये शक होने लगा कि शायद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष ने संजय रॉय को बचाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा। यानी अब सीबीआई रॉय और घोष का कनेक्शन जानने की कोशिश में जुटी है।
कोर्ट ने अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने का अनुमति दे दिया है। इसके अलावा अस्पताल के 4 डॉक्टर के भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। ये वो 4 डॉक्टर हैं जिनके साथ पीड़ित डॉक्टर उस घटना वाले रात को एक साथ डिनर किया था। दरअसल सीबीआई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जो बयान रखा है वो सच है या फिर नहीं। इस पॉलीग्राफी टेस्ट का तैयारी सीबीआई द्वारा शुरू कर दी गई है। नई दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ऋतिक मंडल, कोलकाता आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।